मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं वो लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो वहाँ का पानी खारा होने की वजह से उनके बालों पर कोई प्रॉब्लम या कोई इफेक्ट आएगा। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लिया है और उसके बाद भी बाल थोड़े हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ भी बढ़ रहा है, तो इस सब का क्या रीज़न हो सकता है। जानने के लिए देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। और अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अब तक के फोटोज़, वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मुझसे ईमेल में, व्हाट्सएप में और जो मेरे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर मुझसे बार बार यही पूछा जाता है कि आपने कहाँ से करवाया ट्रांसप्लांट, आपने कितने का करवाया, कितने ग्राफ्ट लगे। तो पहले आप ये मेरा प्रोफाइल देख लो, इसमें आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएगी। इस बारे में आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। भाई ये पूछना था कि हम लोग गल्फ़ में रहते हैं तो हम लोग का बाल यहाँ झड़ जाता पानी की वजह से, क्योंकि पानी में पूरा नमक है। तो पूछना ये था आपसे कि जब हम लोग ट्रांसप्लांट करवा लेंगे और जब हम लोग ट्रांसप्लांट करवा के वापस अपने ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, गल्फ़ में वापस आएंगे, तो क्या वापस वो बाल झड़ेंगे? जब पानी नमक का वापस हमारे बाल पे पड़ेगा तो क्या वो हमें प्रॉब्लम देगा, या ट्रांसप्लांट किए हुए बाल सही रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? खाली इसका इन्फॉर्मेशन या वीडियो बना के डाल दो। सबसे पहले तो इन भाई का शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए। इनका क्वेश्चन है कि ये गल्फ़ कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर रहने के साथ साथ जो ये खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसकी वजह से इनके बाल झड़ रहे हैं। तो अगर ये ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो क्या इनके बाल वापस झड़ जाएंगे? तो मेरा आंसर ये है कि अगर इनके बाल DHT के अलावा किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से झड़ रहे हैं, जैसे कि सॉल्टी वाटर या क्लाइमेट या किसी और वजह से, तो अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो भी उनके बाल झड़ सकते हैं, फिर चाहे वो ट्रांसप्लांटेड हेयर हो या नॉर्मल हेयर हो। क्योंकि जो हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, ये जो बाल होते हैं ये पीछे से डोनर एरिया से लिए जाते हैं, तो पीछे के बाल जो होते हैं DHT रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए आपका जो है हेयर फॉल जो DHT की वजह से हो रहा था वो नहीं होता है। बट अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, किसी बीमारी की वजह से, या क्या बोलते हैं डाइट की वजह से, या फिर सॉल्टी वाटर की वजह से, राइट, तो वो हेयर फॉल तो होगा ही होगा। तो जैसे कि आप अगर मेरा ही एग्जांपल लीजिए, मैं चेन्नई में रहता हूँ और चेन्नई और गल्फ़ कंट्रीज़ की जो लैटीट्यूड है उसमें कोई खास फ़र्क नहीं है। लैटीट्यूड मतलब एक ही लाइन में चेन्नई और गल्फ़ कंट्रीज़ एक लगभग सीधी लाइन में ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। और सी शोर वहाँ पे भी है, सी शोर यहाँ पे भी है, सॉल्टी वाटर वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्योंकि मेरा जो बाल झड़ा था वो DHT की वजह से झड़ा था, तो अभी तक मेरे बालों में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, मेरा हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि मेरे बाल झड़ने का रीज़न DHT था, ना कि कोई और एक्सटर्नल रीज़न। अब जैसे कि आपने बोला है कि आपके जो बाल झड़े हैं वो आपके एक्सटर्नल रीजंस यानी कि सॉल्टी वाटर की वजह से झड़ रहे हैं, तो आपके केस में अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके बाल फिर से जा सकते हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांटेड हेयर हो चाहे वो नॉर्मल हेयर हो। क्योंकि जो आपका ट्रांसप्लांटेड जो हेयर होते हैं वो DHT रेजिस्टेंट होते हैं, ना कि सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट, या कि जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे रेजिस्टेंट नहीं होते। DHT की वजह से अगर आपका बाल झड़ रहा है तो वो ट्रांसप्लांट से रुक सकता है। जनरली आपका हेयर फॉल जो होता है वो दो रीजंस की वजह से होता है, एक डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस और दूसरा होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं, वो DHT की वजह से होता है, और जो डिफ्यूज्ड पैटर्न बॉल्डनेस होता है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो आपका किसी का भी डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपके बाल जा रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने पहले बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करें, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू करें, चाहे वो आप शैम्पूज़ के थ्रू करें, चाहे प्रॉपर टेक केयर करें, कुछ कैसे भी करें, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आगे की वीडियोस में बताऊंगा। उन पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। मैंने शुरू में ये भी बोला था कि लोगों के बाल ट्रांसप्लांट के बाद भी थोड़ा झड़ जाते हैं कभी कभी, या झड़ते रहते हैं, या फिर उनमें रूसी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका क्या रीज़न हो रहा होता है? एक वर्ड है सीबम। सीबम फॉर्मेशन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। सीबम क्या होता है? जो हमारी सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं स्किन के अंदर, वो सीबम को सीक्रेट करती हैं। सीबम एक तरीके का स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो वो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। उस ब्लॉकिंग की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो एक तो DHT ऑलरेडी इफेक्ट कर ही रहा था, दूसरा फिर आपका जो सीबम है वो भी ब्लॉक कर रहा है, तो आपका बाल फिर झड़ने लगता है, उसकी वजह से ही ब्लॉकेज हो जाती है ना। तो सीबम को कैसे हटाया जाएगा, कैसे दूर किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में शेयर करूँगा कि सीबम आपका पूरा स्कैल्प को क्लीन कैसे रखा जाए, सो दैट आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी जो बाल झड़ते हैं और जो ये डैंड्रफ फॉर्मेशन होता है, इसका एक रीज़न तो मैंने बताया आपको, सीबम फॉर्मेशन।
दूसरा होता है ब्लड में टॉक्सिन्स की जो क्वांटिटी है उनका बढ़ जाना। आप सबको पता ही है कि हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है, या आजकल के टाइम में कुछ भी प्योर नहीं मिलता, उसके ऊपर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड खा कर उसको ब्लड में टॉक्सिन्स की जो क्वांटिटी है उसको और इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप अगर अपनी कार में पेट्रोल के साथ धूल मिट्टी और रेत को भी डाल देंगे तो आपकी कार का परफॉर्मेंस कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा ना। तो अगर आपने अपने सीबम फॉर्मेशन जो आपके स्कैल्प में हो गया था, अगर आपने उसको साफ़ भी कर लिया और आपके ब्लड में टॉक्सिन्स है तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ऑटोमेटिकली कम होगी और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ टॉक्सिन्स भी जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जितना जाना चाहिए आपके स्कैल्प में वो नहीं पहुंचेगा। ऐसा होने से क्या होगा कि आपके फिर वही वाली बात आ जाएगी कि सीबम तो साफ़ है, आपने रास्ते तो खोल दिए लेकिन उसमें साफ़ पानी जाने की जगह गंदा पानी जा रहा है, तो उससे भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको सीबम को तो साफ़ करना ही है, प्लस आपको अपने ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है सो दैट आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, उसके बारे में भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इसको ना बताने के 2 रीज़न है। पहला तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरा कि मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया है अभी मैं 1-2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, राइट। तो 1-2 दिन से ट्राई करने के बाद जब मैं खुद पे अपने ऊपर इफेक्ट देखूंगा तो मैं आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। और हमारे स्कैल्प में और फेस पे सीबम का फॉर्मेशन और ब्लड में टॉक्सिन्स का बढ़ना, यानी कि दूषित पदार्थों का बढ़ना, ये क्यों होता है? ये कॉमन सेंस है, राइट। हम जैसा खाएंगे, जैसा बॉडी के अंदर डालेंगे, वैसा ही हमारा रिजल्ट ऊपर दिखेगा। हम लोग ऊपर से बहुत कुछ करते रहते हैं बट अंदर से इस पर काम नहीं करते, जबकि अंदर से अगर काम करना शुरू करते तो ऊपर से काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप फूल है कोई, फूल के ऊपर पानी डालिए और जड़ में पानी मत डालिए, क्या होगा? फूल बचेगा? नहीं बचेगा ना। जड़ में पानी डालेंगे तो फूल पर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक रही बात रिज़ल्ट की, तो कुछ लोग ट्रांसप्लांटेड हेड को ही रिज़ल्ट की तरह से दिखा देते हैं, तो इसको रिज़ल्ट नहीं बोलते, रिज़ल्ट इसको बोलते हैं। ये मेरे फ़ोटोज़ हैं और ये मेरे फ्रेंड मिथुन के फ़ोटोज़ हैं, और नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो डाला है जहाँ जिस क्लिनिक से मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है उस क्लिनिक का एक वीडियो है, पेशेंट का रिव्यू है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसको बोलते हैं रिज़ल्ट और इसको बोलते हैं रिज़ल्ट, ना कि उन फोटोज़ को जो कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको दिखा दिया जाता है। तो अपनी बॉडी में सीबम फॉर्मेशन को कैसे रोकें और अपने ब्लड को और बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप और कौन से वीडियोस मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।